सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने। खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। TST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं। इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर। और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। बहुपद px के 4 भिन्न शून्यक हैं। निम्न में से कौन सा आलेख y बराबर बहुपद px को दर्शा सकता है? तो यहाँ पर हमें कुछ 4 आलेख दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा px बहुपद को दर्शा रहा है। और हमें ये बताया गया है कि इस बहुपद के 4 भिन्न शून्यक हैं, यानी कि x के ऐसे कुल 4 मान हैं जिनके लिए ये बहुपद शून्य हो जाता है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे जो आलेख होगा वो x अक्ष को 4 बार प्रतिच्छेद करेगा। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे ये वाला आलेख x अक्ष को यहाँ पर 1 बार, ये यहाँ पर 2 और ये यहाँ पर 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर ये वाला आलेख x अक्ष को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और यहाँ पर 5 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर ये वाला आलेख x अक्ष को 1 बार, 2 बार, 3 बार, यहाँ 4 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये वाला हो सकता है हमारा बहुपद। और ये वाला जो आलेख है ये x अक्ष को 1 बार और 2 बार ही प्रतिच्छेद कर रहा है या छू रहा है। तो यहाँ पर ये वाला आलेख है जो x अक्ष को 4 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि इसके 4 भिन्न शून्यक हैं। तो यही वाला आलेख है जो px को दर्शा सकता है। चलो बात करते हैं बहुपद शेषफल प्रमेय की। अब इसमें अगर हमें कोई बहुपद दिया गया है जैसे कि px और उसे अगर हम विभाजित करें एक दूसरे रेखीय बहुपद से, एक घाती बहुपद से, जैसे कि x ऋण a, तो ऐसी स्थिति में हमें जो शेषफल मिलता है, शेषफल समझो कि मैं यहाँ नाम देता हूं r, तो वो हमें बराबर मिलता है p a के। तो ये है बहुपद शेषफल प्रमेय। तो चलो इसे ज़रा अच्छे प्रकार से समझाने के लिए मैं एक उदाहरण लेता हूं। तो उदाहरण में मैं एक बहुपद लेता हूं, समझो कि px, मैं एक द्विघाती बहुपद लेता हूं, पर ये सही है और ये सच है हर एक घात की बहुपद के लिए। तो मैं यहाँ लेता हूं, समझो 3 गुणा x का वर्ग ऋण 4x धन 7। अब समझो कि मैं इसे विभाजित करना चाहता हूं एक रेखीय बहुपद से, समझो कि x ऋण 1, यानी कि हम विभाजित कर रहे हैं 3 गुणा x का वर्ग ऋण 4x धन 7 को हम विभाजित कर रहे हैं x ऋण 1 से। तो ऐसी स्थिति में बहुपद शेषफल प्रमेय से हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ऐसी स्थिति में कि जो हमारा शेषफल आएगा, समझो r, वो बराबर होगा p a के। इस स्थिति में जो a है वो है 1।
तो यानी कि हमें जो शेषफल मिलने वाला है वो मिलने वाला है P1। अब ये तो हम विभाजित कर सकते हैं बीजीय दीर्घ विभाजन विधि से। तो क्यों ना तुम इस वीडियो को यहाँ रोको और इसे बीजीय दीर्घ विभाजन विधि से करके देखो कि शेषफल क्या मिलता है। और अगर तुम्हें बीजीय दीर्घ विभाजन विधि के बारे में नहीं पता है तो हमने उसे दूसरे वीडियो में देखा है कि वो क्या होता है और किस तरह से करते हैं, तो वो वीडियो देख के फिर वापस आओ यहाँ पे। तो चलो अब इसे साथ में करते हैं। तो हमें विभाजित करना है 3 गुणा x का वर्ग ऋण 4x धन 7 को। हमें इसे विभाजित करना है। हमें इसे किससे विभाजित करना है? हमें इसे विभाजित करना है x ऋण 1 से। अब दीर्घ विभाजन में हम इस भाज्य की सबसे ऊंची घात का पद लेकर उसे विभाजित करते हैं। उसे हम विभाजित करते हैं भाजक के सबसे ऊंची घात की पद से। तो यानी कि हमें विभाजित करना है 3 गुणा x का वर्ग को हमें विभाजित करना है इससे, यानी कि x से। तो ये जब हम विभाजित करेंगे तो हमें उत्तर में मिलेगा यहाँ पे 3x। तो हमें जो भागफल मिल रहा है वो मिल रहा है 3x। अब यहाँ पे इस भाजक को हम इस भागफल से गुणा करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा x गुणा 3x, हमें मिल जाएगा 3x का वर्ग, ऋण 1 गुणा 3x हमें मिलेगा ऋण 3x। और अब हमें इस बहुपद में से ये बहुपद घटाना है। तो चलो वो करते हैं। तो इसे हमें घटाना है। तो ये जो है ये धन है, ये हो जाएगा ऋण, और ये जो ऋण है ये हो जाएगा धन। घटाने पे इनके चिन्ह बदल जाएंगे। हमें मिलेगा 3x का वर्ग ऋण 3x का वर्ग, ये तो पूरा कट जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास है ऋण 4x और धन 3x, यानी कि हमें यहाँ मिलेगा ऋण x। और चलो ये नीचे ले लेते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास और आ जाएगा धन 7। तो अब हमारे पास ये बहुपद है जिसे हमें इस बहुपद से विभाजित करना है। तो इसकी सबसे ऊंची घात है ऋण x, सबसे ऊंची घात का पद ऋण x, जिसे हमें विभाजित करना है सबसे ऊंची घात के पद से, यहाँ से जो है x। तो उत्तर में हमें मिलेगा ऋण 1। तो हमें जो भागफल मिल रहा है इस बहुपद को इस बहुपद से विभाजित करने के, तो वो मिल रहा है हमें ऋण 1। अब इस बहुपद को जब हम ऋण 1 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा x गुणा ऋण 1, ये हो जाएगा ऋण x, ऋण 1 गुणा ऋण 1 ये हो जाएगा धन 1। और अब हमें इस बहुपद में से ये बहुपद घटाना है। तो ये जो ऋण का चिन्ह है ये बदल जाएगा धन में, और ये धन का चिन्ह बदल जाएगा ऋण में। तो हमें उत्तर में क्या मिलेगा? हमें उत्तर में मिलेगा ऋण x और धन x, ये तो कट जाएगा। यहाँ है धन 7 और ऋण 1, यानी कि हमें मिलेगा 6। तो ये रहा हमारा शेषफल यानी कि r। तो ये हमारा शेषफल मिला हमें 6। अब ये शेषफल क्यों है? क्योंकि इसकी जो घात है इसकी घात हो चुकी है 0, और जो हमारा भाजक है उसकी घात है 1, यानी इसकी घात भाजक की घात से कम हो चुकी है, यानी अब ये और विभाजित नहीं होगा। तो यही है हमारा शेषफल। तो अब हमें शेषफल मिल गया बीजीय दीर्घ विभाजन विधि से। ये मैं यहाँ हटा देता हूँ। तो वो हमें मिल रहा है 6। लेकिन हम जानना चाहते हैं क्या बहुपद शेषफल प्रमेय से भी हमें यही शेषफल मिल रहा है? तो बहुपद शेषफल प्रमेय से जब इस बहुपद को इस बहुपद से विभाजित करते हैं तो हमें शेषफल मिलता है P1। तो चलो देखते हैं कि P1 क्या है। तो इस बहुपद में हम x की जगह डाल देते हैं 1 और देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो P1 बराबर होगा 3 गुणा x की जगह हमें 1 रखना है, तो ये है 1 का वर्ग, ऋण 4x की जगह हमें 1 रखना है, तो ये 4 गुणा 1 धन 7। तो ये बराबर है 3 गुणा 1 का वर्ग यानी कि 3, ऋण 4 गुणा 1 यानी कि ऋण 4, और यहाँ पे है धन 7। तो हमें P1 क्या मिल रहा है? हमें P1 मिल रहा है 3 ऋण 4 यानी कि ऋण 1 धन 7, यानी कि ये हमें मिल रहा है 6। तो बिल्कुल सही, यानी कि जो हमें यहाँ शेषफल प्रमेय से जो शेषफल मिल रहा है वो बराबर है P1 के, जो हमें मिला था यहाँ पे 6। तो अब इस बहुपद शेषफल प्रमेय का फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि हमें कोई भी बहुपद दिया हो और उसे जब हम एक रेखीय बहुपद से विभाजित करेंगे
तो अगर हमें भागफल में रुचि नहीं है और हम जानना चाहते हैं कि सिर्फ इसका शेषफल क्या होगा, तो हमें ये बीजीय दीर्घ विभाजन करने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधे सीधे इसमें x की जगह अगर ये 1 डाल देंगे जैसे हमने यहाँ पे किया, या x की जगह हम a डाल देंगे pa, तो वो होगा हमारा भागफल। ये होता है बहुपद शेषफल प्रमेय और इसे हम आने वाले वीडियो में सिद्ध भी करेंगे। क्या x ऋण 3 निम्नलिखित बहुपद का गुणनखंड है? तो अगर हम इस बहुपद को दीर्घ विभाजन के जरिए इस x ऋण 3 से विभाजित करें और वो करते 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 अगर हमें कुछ शेषफल मिल रहा है, तो यानी कि इसने इसे पूरी तरह विभाजित नहीं किया, यानी कि x ऋण 3 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो ये गुणनखंड तभी होगा जब हमें शेषफल में कुछ भी ना मिले, यानी कि हमें शेषफल में अगर मिलता है 0, यानी कि समझो शेषफल में यहाँ लिखता हूँ r, अगर शेषफल हमें 0 मिलता है तब और सिर्फ तभी ये x ऋण 3 इस बहुपद का गुणनखंड होगा। अब शेषफल निकालने की तो एक बहुत ही बढ़िया विधि हमें पता है, जो है शेषफल प्रमेय। अगर तुम्हें शेषफल प्रमेय के बारे में नहीं पता है तो एक दूसरे वीडियो में हमने शेषफल प्रमेय के बारे में बात की है, वो देख के आओ, फिर वापस आओ यहाँ पे। तो शेषफल प्रमेय क्या कहता है? शेषफल प्रमेय कहता है कि अगर हमारे पास कोई बहुपद है px और उसे अगर हम विभाजित करते हैं एक व्यंजक से, एक पदी व्यंजक से, समझो कि x ऋण a, तो ऐसी स्थिति में हमें जो इसका जो शेषफल मिलता है, समझो कि r, वो दरअसल बराबर होता है p a के। अब हमारा बहुपद ये रहा जिसे हमें भाग देना है x ऋण 3 से, यानी कि x ऋण a से। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो a है यहाँ पर वो है 3। तो हमें अगर इसका शेषफल निकालना है तो शेषफल हमारा होगा बराबर p a, यानी कि p 3 के। तो चलो जल्दी से इसका हम शेषफल निकाल लेते हैं। तो वो हमें बराबर मिलेगा इस बहुपद में x की जगह 3 डालने के। तो चलो करते हैं। तो 2 गुणा x की जगह आएगा 3 और इसकी घात है 4, ऋण 11 गुणा x की जगह आएगा 3 और उसकी घात है यहाँ पे 3, धन 15 गुणा x की जगह आएगा 3, घात है यहाँ पर 2, धन 4 गुणा x की जगह आएगा 3 और ऋण 12। अब मैं पूरा शेषफल गुलाबी रंग से लिखता हूं, तो ये हमें मिलेगा 2 गुणा 3 की घात 4 यानी कि 81, ऋण 11 गुणा 3 की घात 3 यानी कि 27, धन 15 गुणा 3 की घात 2 यानी कि 9, धन 4 गुणा 3 ऋण 12। तो 2 गुणा 81 होगा 162, ऋण 11 गुना 27 होगा 10 गुना 27 होता है 270 और उसमें 27 और, तो ये होगा 297, धन 15 गुना 9 होगा 135, धन 4 तिया होगा 12 ऋण 12। अब 12 ऋण 12 तो यहाँ कट जाएगा। अब 162 धन 135 हमें मिलेगा 297 और यहाँ हमारे पास है ऋण 297। तो हमें मिल चुका है 0, यानी कि हमें शेषफल मिल रहा है 0, यानी कि ये एक पदी व्यंजक इस बहुपद को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, यानी कि ये इसका गुणनखंड है। Telekovic ka na niya.
नमस्कार। आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें, ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे, फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। आज मैं पुनः आपके समक्ष एक नए पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं को लेकर उपस्थित हूँ। नाखून क्यों बढ़ते हैं एक ललित निबंध है, जिसके निबंधकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। व्यक्तित्व की छाप सबसे ज़्यादा निबंधों में ही उभरती है। निबंध गद्य की एक विधा है। अन्य गद्य विधाओं में विचारों को सीधे व्यक्त करने की छूट नहीं होती, जबकि निबंधों में शैली के आकर्षण एवं कथन की भंगिमा के वैशिष्ट्य को बनाए रखकर किसी भी विषय पर सीधे बात की जा सकती है। निबंध को अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं, जबकि लेख को अंग्रेजी में आर्टिकल कहते हैं। अधिकांश लोग निबंध और लेख को एक ही मान लेते हैं। हिंदी में निबंध शब्द का प्रयोग एक ओर तो ऐसे के पर्याय के रूप में ललित या व्यक्तिगत निबंधों के लिए होता है, और दूसरी ओर उन रचनाओं के लिए भी होता है जिनमें किसी विषय का सुसंबद्ध विवेचन प्रस्तुत किया जाता है। आज हम जो निबंध पढ़ने जा रहे हैं वह व्यक्ति और लालित्य की प्रधानता का निबंध है। इसे ललित निबंध कहेंगे। शैली की दृष्टि से नाखून क्यों बढ़ते हैं एक ललित निबंध है। इस ललित निबंध को पढ़ने से पहले हम ललित निबंध के गुण या उसकी विशेषता को देखेंगे। ललित निबंध, अभी मैंने चर्चा किया ललित निबंध के बारे में। ललित निबंध में ललित का अर्थ होता है सुंदर, मनोहारी या रमणीय, जो हमारे मन को, हृदय को, भाव को जो मनोहारी पूर्ण लगे, रमणीय लगे, सुंदर लगे, उसे ललित कहते हैं। और आप यहाँ देख रहे होंगे यह है निबंध। निबंध नी प्लस बंध से बना है। नी जोड़ बंध। नी का अर्थ हुआ नियोजित पूर्वक, व्यवस्थित, क्रमिक, अच्छे से बंधी हुई रचना। बंध का अर्थ होता है बंधी हुई रचना। जो रचना नियोजित पूर्वक, व्यवस्थित और क्रमिक ढंग से बंधी हुई हो वह निबंध कहलाती है। और ललित निबंध का अर्थ हो गया कि वैसी रचना जो नियोजित पूर्वक, व्यवस्थित और क्रमिक बंधी हुई हो और जिसमें सौंदर्य बोध हो, मनोहारी लगे, हमारे मन को जो अच्छा लगे, रमणीय लगे, उसे ललित कहते हैं, ललित निबंध। ललित निबंध में
कुछ गुण और कुछ विशेषताएं होती हैं। आप उन निबंधों को पढ़ेंगे तो समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। बोध पक्ष की अपेक्षा भाव पक्ष की प्रधानता। ललित निबंधों में बोध पक्ष की अपेक्षा भाव पक्ष की प्रधानता होती है, यानी कि ऐसे निबंध भावात्मक होते हैं। दूसरा है लालित्य एवं सांस्कृतिक बोध की प्रधानता। लालित्य का अर्थ मैंने बता दिया कि ललित का अर्थ है सुंदर, मनोहारी, रमणीय। तो जो सौंदर्यपूर्ण हो उसे लालित्य कहते हैं। एवं सांस्कृतिक बोध की प्रधानता, वैसे निबंधों में सांस्कृतिक बोध होते हैं। कल्पना शक्ति, जीवन दृष्टि, सौंदर्य बोध, वैयक्तिकता, चिंतनशीलता, लोकनिष्ठता, शास्त्रीयता और कुछ सुक्तिपरकता जो है वो सारे ललित निबंध के गुण हैं। रागात्मकता इसमें होती है। ऐसे निबंधों को हम ललित निबंध कहते हैं। हमने जाना कि ललित निबंध किसे कहते हैं और उसके क्या गुण होते हैं या उसमें क्या विशेषताएं होती हैं। ललित निबंधों के महत्वपूर्ण एवं श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में सांस्कृतिक विरासत के वर्चस्व के साथ साथ नवीन जीवन बोध, उत्कट जिजीविषा और नई सामाजिक समस्याओं के बीच राह पाने की झलक सर्वत्र दिखाई पड़ती है। इतिहास, पुराण, साहित्य आदि से गंभीर तथ्य उठाते हुए वे प्रायः उन्हें समसामयिकता से जोड़ देते हैं। उनमें एक साथ कबीर, तुलसी और रविंद्रनाथ एकाकार हो उठते हैं। उनकी सांस्कृतिक दृष्टि अपूर्व है। तो आइए हम हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन का एक संक्षिप्त परिचय देखें। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका निधन सन 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुआ। उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था, जिसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला आदि कई भाषाएं शामिल हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रचनाओं में भी यदि हम देखें, निबंध संग्रह की अगर बात करें तो निबंध संग्रह में अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व जैसे कई निबंध संग्रह हैं जो उन्होंने लिखे। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद भी उनके एक निबंध संग्रह है। यदि उपन्यास की चर्चा करें कि उन्होंने कितने उपन्यासों की रचना की है, तो आप देख सकते हैं कि उपन्यास में बाण भट्ट की आत्मकथा इनका प्रमुख उपन्यास है। चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दस का पोथा। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा इनके उपन्यास है। यदि आलोचना और साहित्य इतिहास की बात करें कि उन्होंने कैसे साहित्य इतिहास लिखे, यानी कि साहित्य का इतिहास भी लिखा है और आलोचना साहित्य भी उन्होंने लिखा है, तो उसमें कबीर इनकी एक आलोचनात्मक पुस्तक है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। सूर साहित्य है, हिंदी साहित्य की भूमिका, साहित्य इतिहास है और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित्य योजना आदि कई ऐसी पुस्तकें हैं जो उन्होंने लिखी। आगे हम देख सकते हैं उन्होंने कई ग्रंथों का संपादन भी किया है, जैसे संदेश रासक, पृथ्वी राजरासो, नाथ सिद्धों की बानियाँ। कुछ पत्रिकाओं का भी उन्होंने संपादन किया है। विश्व भारती जो शांति निकेतन की पत्रिका है और वहाँ का उन्होंने संपादन किया है, विश्व भारती शांति निकेतन का। इन्हें पुरस्कार भी मिले हैं। कौन से पुरस्कार? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, आलोक पर्व पे दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार। इन्हें सम्मान मिला है भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण का, पद्म भूषण सम्मान और उपाधि इन्हें मिली है। डी.लिट की उपाधि दी गई थी लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के चित्र को आप देख रहे हैं, यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और हमने अभी इनका जीवन परिचय देखा। निबंधों का विशाल भंडार द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य को दिया है। आज हम जो निबंध पढ़ने जा रहे हैं वह है नाखून क्यों बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली से लिए गए प्रस्तुत निबंध में
प्रख्यात लेखक और निबंधकार का मानववादी दृष्टिकोण प्रकट होता है। इस ललित निबंध में लेखक ने बार बार काटे जाने पर भी बढ़ जाने वाले नाखूनों के बहाने अत्यंत सहज शैली में सभ्यता और संस्कृति की विकास गाथा उद्घाटित कर दिखाई है। एक ओर नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की आदिम पाशविक वृत्ति और संघर्ष चेतना का प्रमाण है, तो दूसरी ओर उन्हें बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना मनुष्य के सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना को भी निरूपित करता है। लेखक ने नाखूनों के बहाने मनोरंजक शैली में मानव सत्य का दिग्दर्शन कराने का सफल प्रयत्न किया है। यह निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है। तो आइए देखते हैं निबंध की शुरुआत कुछ इस प्रकार है। निबंध की शुरुआत कुछ इस प्रकार है। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दें तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं? निबंध की शुरुआत एक प्रश्न से हो रही है। लेखक यानी द्विवेदी जी की पुत्री जिज्ञासावश एक मासूम सा सवाल पूछती है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसी बाल सुलभ प्रश्न नाखून क्यों बढ़ते हैं का उत्तर देने के लिए द्विवेदी जी ने विचारों का ताना बाना बुना है तथा ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में झांकने का प्रयास किया है। आगे देखते हैं कि लेखक इस प्रश्न में अंतर्निहित व्यापक अर्थ को किस प्रकार खोलते हैं। वे कहते हैं कि कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, बन मानुष जैसा। उसे नाखून की ज़रूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र भी थे, दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान आता था। उन दिनों उन्हें जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले और पेड़ों की डालें काम में लाने लगा। रामचंद्र जी की वानरी सेना के पास भी ऐसे ही अस्त्र थे। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। इन हड्डी के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा का वज्र, जो दधीची मुनि की हड्डियों से बना था। मनुष्य और आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए। जिनके पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र थे वे विजयी हुए। देवताओं के राजा तक को मनुष्यों के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्यों के पास लोहे के अस्त्र थे। असुरों के पास अनेक विद्याएं थी, पर लोहों के अस्त्र नहीं थे, शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास ये दोनों चीज़ें थीं। आर्य विजयी हुए। फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे। लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली। इतिहास आगे बढ़ा। पलीते वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बम वर्षक वायुयानों ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है, यह हम सबको मालूम है। नखधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। अब भी वह याद दिला रही है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही लाख वर्ष पहले के नख दंतावलंबी जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचरण करने वाले और चरने वाले। निबंध के इस अंश में द्विवेदी जी कहते हैं कि मानव इतिहास में एक समय ऐसा भी रहा होगा जब मनुष्यों को इन नाखूनों की ज़रूरत थी। जब मनुष्यों का अस्त्रों शस्त्रों से परिचय नहीं था, तब इन्हीं नाखूनों से उन्होंने अपनी रक्षा हेतु सबसे प्रबल अस्त्र इसे समझा होगा। अपनी बर्बर अवस्था में
जब मनुष्य बनमानुस की तरह थे, तब अपनी रक्षा और शिकार के लिए दांतों और नाखूनों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज नाखूनों का ऐसा कोई उपयोग बाकी नहीं रह गया है। नाखून उस बर्बर युग की देन है जब मनुष्य इसका इस्तेमाल हथियार के रूप में करता था। मानव सभ्यता के विकास की कहानी में अपनी जीवन रक्षा हेतु नाखून, दांत, पत्थरों का उपयोग शुरुआत के हथियार है। किंतु समय के साथ मनुष्यों का विकास हुआ। उसने अपनी रक्षा हेतु अनेक विस्फोटक एवं विध्वंसकारी अस्त्रों का आविष्कार कर लिया है। मनुष्य लगातार उन्नति करता रहा। मनुष्य ने आर्यों तथा अन्य जाति पर विजय प्राप्त कर ली। अब उसे नाखूनों की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु प्रकृति प्रदत्त यह अस्त्र आज भी अपने कर्तव्य को भूल नहीं सका है। उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। वह याद दिलाते रहते हैं कि मनुष्य नख दंतावलंबी जीव है, अर्थात नख एवं दांत का सहारा लेकर जीने वाला, पशु के साथ धरती पर विचरण करने वाला। इस बिंदु पर आकर द्विवेदी जी एक व्यापक सोच रखते हैं। आगे के अनुच्छेद में वे लिखते हैं कि ततः किम, मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने के लिए डांटता है। किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व वह अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटता रहा होगा। लेकिन प्रकृति है कि अब भी नाखून को जिलाए जा रही है और मनुष्य है कि अब भी उसे काटा जा रहा है। वे कमबख्त रोज बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए यह उसे असह्य है। लेकिन यह भी कैसे कहूँ, नाखून काटने से क्या होता है? मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है? वह तो बढ़ती ही जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़े ही हुआ है। यह तो उसका नवीनतम रूप है। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक हैं। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। तात्पर्य है कि आज नाखून का बढ़ना अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए मनुष्य बढ़े हुए नाखूनों को काटता है। शायद इसलिए भी वह काटता है क्योंकि नाखून असभ्यता और जंगलीपन की निशानी है। नाखून का बढ़ना बर्बरता है और उसका काटना पशुता से छुटकारा। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या मनुष्य अपनी बर्बरता और पशुता से छुटकारा प्राप्त कर लिया है? मनुष्य की नाखून के प्रति उपेक्षा से ऐसा प्रतीत होता है कि वह अब पाशविकता का त्याग एवं मानवता का अनुसरण करने की ओर उन्मुख है, किंतु वह अब भी पूर्णतः पशुता से बर्बरता से छुटकारा नहीं पाया है। आधुनिक मानव के क्रूर कर्मों का जीवंत उदाहरण है हिरोशिमा हत्याकांड। आगे द्विवेदी जी लिखते हैं कि कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। उनके काटने की कला काफ़ी मनोरंजक बताई गई है। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल आदि विविध आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के न जाने किस काम आया करते थे। उनको सिकथक यानी मोम और अलकतक यानी आलता से यत्नपूर्वक रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था। गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नख को पसंद करते थे और दाक्षिणात्य लोग छोटे नखों को। अपनी अपनी रुचि है और देश के काल के भी अपनी रुचि है। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानियों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियाँ रह गई हैं। दीर्घकाल तक उनको इनकी आवश्यकता रही है। अतएव शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे वृत्तियाँ अनायास ही और शरीर के अनजाने में भी अपने आप काम करती हैं। नाखून का बढ़ना उसमें एक है, केस का बढ़ना दूसरा और दांत का दोबारा उठना तीसरा है, पलकों का गिरना चौथा है। और असल में सहजात वृत्तियाँ अनजान स्मृतियों को ही कहते हैं। हमारी भाषा में
इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक्य की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिलेगी। पर कौन सोचता है? सोचना तो क्या, उसे इतना भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। और यद्यपि पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए हैं, पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है। पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता, उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधिनी है। प्रस्तुत अंश में द्विवेदी जी ने प्राचीन पुस्तक वात्स्यायन लिखित कामसूत्र की चर्चा की है। वे मानते हैं कि भारतीय संस्कृति की यह विशेषता है कि ऐसी प्रवृत्तियां जो अच्छी नहीं होती उसे भी यहाँ मानवीय रूप में ढालकर असत से सत प्रवृत्ति की ओर ले जाने का प्रयास किया जाता है। ऐसी प्रवृत्तियां जैसे नाखूनों को विभिन्न आकृति प्रदान कर उसे सुंदर बनाने की चेष्टा करना। आगे वे कहते हैं कि प्राणी विज्ञान के अनुसार मनुष्य के भीतर कुछ सहजात वृत्तियां होती हैं, अर्थात जन्म के साथ पैदा होने वाली वृत्ति या स्वभाव। नाखून का बढ़ना ऐसी ही सहजात वृत्ति है जो उस अवस्था की द्योतक है जब मनुष्य बर्बर अवस्था में रहता था। मनुष्य इस बात को भूल गया है कि नाखूनों का बढ़ना उसी पशुत्व का प्रमाण है। बाहरी तौर पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है, लेकिन पशुत्व का चिन्ह अब भी विद्यमान है जिसे वह बढ़ने पर बार बार काट देना चाहता है। लेकिन क्या मनुष्य ने सचमुच मनुष्यता को अपना लिया है? नाखून भले ही काटे जा रहे हों, किंतु हथियार तो बढ़ा ही रहे हैं। हथियार बनाने की प्रवृत्ति भी मनुष्यता की विरोधी है। अब तक निबंध में द्विवेदी जी ने कई समस्याओं को सामने रखा है। आगे के अंश में उन्होंने समाधान भी बताया है। देखिए अगले अनुच्छेद में वे क्या कहते हैं। मेरा मन पूछता है, किस ओर? मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर? मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष हैं। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। भारतीय भाषाओं में प्रायः ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्यवहृत होता। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देसी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अनधीनता या किसी की अधीनता का अभाव, पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ इंडिपेंडेंस कह सकते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक भाई भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अनधीनता क्यों नहीं कह सका। अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ इंडिपेंडेंस कह सकते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अनधीनता क्यों नहीं कह सका। उसने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उन सब में स्व का बंधन अवश्य रखा है। पर क्या संयोग की बात है, यह हमारी समूची परंपरा ही अनजाने में हमारी भाषा के द्वारा ही प्रकट होती रहती है। भारतीय चित्त जो आज भी अनधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह स्व के बंधन को आसानी से छोड़ नहीं सकता। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिपटे ही रहें। पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता। मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं, जो हितकर प्रतीत होता है उसे ग्रहण करते हैं। सो हमें परीक्षा करके हितकर बात सोच लेनी होगी, और अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में वह हितकर वस्तु निकल आए तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। जातियां इस देश में अनेक आई हैं, लड़ती झगड़ती भी रही हैं,
फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई। इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है, वह है अपने ही बंधनों से अपने आप को बांधना। मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न है? आहार, निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही हैं जैसे अन्य प्राणियों के, लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है। उसमें संयम है, दूसरों के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। वह मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन है। इसलिए मनुष्य वचन, मन और शरीर से किए गए असत्य आचरण को गलत आचरण मानता है। यह किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है, यह मनुष्य मात्र का धर्म है। महाभारत में इसलिए निर्वैर भाव, सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा गया है। एतद्धि विततम श्रेष्ठम सर्वभूतेषु भारत निर्वैरता महाराज सत्य क्रोध एवच। अन्यत्र इसमें निरंतर दानशीलता को भी गिनाया गया है। गौतम ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख की सहानुभूति के साथ देखता है। यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उत्स यही है। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसे है। द्विवेदी जी कहते हैं कि मनुष्य की प्रगति की दिशा किस ओर बढ़ रही है, हथियार बढ़ाने या हथियार खत्म करने की ओर। हमारे भीतर जो पशुता बची है उसी के कारण नाखून भी बढ़ रहे हैं और उसी के कारण हथियार भी बढ़ रहे हैं। सभ्य समाज इसको नियंत्रित करने का प्रयत्न करता है। द्विवेदी जी इसके लिए आत्मनियंत्रण का मार्ग सुझाते हैं, जो भारतीय परंपरा की देन है। अंग्रेजी के एक शब्द इंडिपेंडेंस का अर्थ वे अनधीनता स्वीकार करते हैं। अनधीनता का आशय है किसी की अधीनता का अभाव, लेकिन यह भारतीय पर्याय नहीं है। भारतीय पर्याय है स्वाधीनता, स्व की अधीनता का भाव। इसे द्विवेदी जी भारतीय संस्कृति की विशेषता मानते हैं। द्विवेदी जी कालिदास के मत का उल्लेख करते हुए स्पष्ट करते हैं कि उनकी दृष्टि पुरातन पंथियों जैसी नहीं है, किंतु अतीत के कोष में मानव जाति की भलाई की कोई बात हो तो हमें उसे अवश्य स्वीकार करना चाहिए। पशु और मनुष्य के अधिकांश व्यवहार एक जैसे हैं, उदाहरण के लिए आहार, निद्रा, भय आदि, किंतु संयम, श्रद्धा, विश्वास, तपस्या, त्याग, संवेदना, सहानुभूति आदि भाव ही मनुष्य को पशु से भिन्न करती है। महाभारत के श्लोक द्वारा द्विवेदी जी इसी सामान्य धर्म की भी बात करते हैं। निबंध के आखिरी अंश में लेखक कहते हैं कि मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा। बड़े बड़े नेता कहते हैं कि वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। एक बूढ़ा था, उसने कहा था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो। हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोक के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्म तोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज है क्योंकि वह हमारे भीतर है। उच्छृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी नहीं लगी, पता नहीं उसे गोली मार दी गई। आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी हुई। मैं हैरान होकर सोचता हूँ बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविक चरितार्थता का पता लगाया था। ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखून का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लिप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरना शस्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। तब तक इस बात से छोटे बच्चों को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है कि मनुष्य को अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। बृहत्तर जीवन में अस्त्रों शस्त्रों को बढ़ा देना मनुष्य की अपनी इच्छा की निशानी है और उनकी बाढ़ को रोकना मनुष्य का तकाजा है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है और अपने को संयत रखना
दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती हैं। सफलता और चरितार्थता में अंतर है। मनुष्य मरणास्त्रों के संचयन से, बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को भी पा सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता पूर्वक रखा है। परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके लिए मंगल निःशेष भाव से देने में है। नाखून का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा। इस अंश में द्विवेदी जी महात्मा गांधी के विचारों से अवगत कराते हैं। मनुष्य की वास्तविक सफलता के आधार को गांधी जी ने गहराई से खोज लिया था। महात्मा गांधी ने सावधान किया था कि केवल बाहरी उन्नति पर्याप्त नहीं है, अपने भीतर के क्रोध को नष्ट करना होगा। मन से हिंसा, क्रोध, द्वेष और असत्य को दूर करना और दूसरों के लिए जीना होगा। लेकिन जिनके मन में दूषित भाव व्याप्त थे, उन्होंने उनकी हत्या कर दी। लेखक कहते हैं कि हो सकता है किसी दिन नाखून का बढ़ना बंद हो जाए, क्योंकि जो हमारे लिए जरूरी नहीं है प्रकृति उसे हमेशा अलग कर देती है, जैसे पूंछ। हो सकता है किसी दिन मनुष्य विध्वंसकारी अस्त्रों शस्त्रों का निर्माण बंद कर दे, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक हमें बच्चों को सिखाना होगा कि नाखून का बढ़ना पशुता की निशानी है, उसको बढ़ते देना मनुष्य का आदर्श नहीं है। इसी तरह हथियारों की बढ़ोतरी हमारी पशुता की निशानी है और उनको कम करने की इच्छा रखना हमारी मनुष्यता का प्रमाण है। हमें अपने मनुष्य होने की पहचान को नहीं भूलना चाहिए। आशा है बच्चों, अब आप इस निबंध को अच्छी तरह समझ गए होंगे। नमस्कार। आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें, ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे, फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब, आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ, पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ। लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? बहुत आसान हो। अच्छा, कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी हाँ, जी चलिए। जी सर चलिए। चलो चलो। हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ हम उठा लेते हैं। चलो। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। यह क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि
तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ, ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।